ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, इसी से नहीं खुद से वादा किया है। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार संपूर्ण तैयारी में। दोस्तों, आप भी अपने आप से और खुद से आज एक वादा कीजिए कि मैं भी कभी नहीं हारूंगा और जो भी अपना लक्ष्य है वो अपना लक्ष्य पूरा करके रहूंगा। चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं और आज है पार्ट 24। आज पार्ट 24 है और डेली एक सेट होता है, तो जल्दी से एक बार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चलिए अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है हमारा 26 से शुरू होने वाला है और 26 डेली हम लोग 25 क्वेश्चन का जो सेट है 25 क्वेश्चन का सेट करते हैं। और आप लोग दोस्तों अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग 25 में कितना स्कोर कर पाएँ। चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी शानदार तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। 26 नंबर क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है शाहजहां, गुरु नानक देव, कबीर और अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, अकबर। अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अकबर द्वारा इसकी स्थापना किया गया था और इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही के बारे में बात करें तो अकबर के इस धार्मिक सिद्धांत में किसी भी नबी को मान्यता नहीं दी गई थी। दीन ए इलाही शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थक रहा था और हमेशा ही वो समर्थक ही रहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, कोई दुकानदार 15 प्रति किलो और 20 प्रति किलो मूल्य की दो किस्मों की चाय को किस अनुपात में मिश्रित करे ताकि उसे 16.50 प्रति किलो मूल्य की मिश्रित चाय प्राप्त हो सके? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है 7:3, 3:7, 5:7 और उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाए। दोस्तों इसको सिंपल मेथड से हम लोग एलिगेशन से बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है कि 15 रुपये प्रति केजी चावल, उसके बाद में 20 रुपया प्रति केजी चाय। दोस्तों दो किस्मों की चाय है उसके पास, 15 रुपया प्रति केजी और 20 रुपया प्रति केजी। और बोल रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि दोनों को 16.50 रुपया प्रति केजी की दर से उसको बेच दे। एलिगेशन लगाने पे आप लोग को पता है कि एलिगेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे जब हम लोग 20 में से 16.50 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 16 और 3 20 यानी कि 3.5 रुपया, इसका 3.5। और इसमें से 16.50 में से 15 को अगर माइनस करते हैं तो 15 1 16 यानी कि ये हो जाएगा 1.5। इसको हम लोग पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने पे क्या होगा? अपॉन में 10 होगा और यहाँ पे अपॉन में 10 होगा। 10 दोस्तों यहाँ से काट देते हैं और 5 से इसको काटते हैं 7 बार में और 5 से इसको काटते हैं 3 बार में, यानी कि 7:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह जो है दोनों किस्मों के जो चाय है उसको 7:3 के अनुपात में मिला दें ताकि उसे 16.50 प्रति किलो के मूल्य का मिश्रित चाय प्राप्त हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया है नेविले चैम्बरलेन, क्वालीमिंट,
एटली और विंस्टन चर्चिल उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है क्लीमेंट एटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लीमेंट रिचर्ड एटली इनका फुल नाम है और लिबर्टी पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के नेता थे? लिबर्टी पार्टी के नेता थे। और ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी जो लिबर्टी पार्टी है यह एक ब्रिटिश राजनीतिक पार्टी है और 1945 से 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे थे और इनके प्रधानमंत्री काल में ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इतना तक क्लियर है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है 1250 का 0.07%, 1250 का 0.07% का 650 का 0.02% कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक किया है। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा और इसको बनाइए। देखिए इसको कैसे बनाया जाए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 1250 का मतलब होता है गुणा 0.07%, यानी कि 7 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 और पॉइंट के लिए 100 लगा देंगे। उसके बाद में क्या आएगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा। उसके बाद में 650 का 0.02%, यानी इसमें भी 100 और नीचे जब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। इसको दोस्तों जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, सॉल्व करने पे आएगा आपका 745 अपॉन 1000। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने में ज़्यादा आप लोगों को टाइम मैं नहीं दूंगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके आगे तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 745 अपॉन 1000 आएगा और ये हो गया 0.745। जब इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.745 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो फेसबुक चैनल है उस पर संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से एक पेज बनाया गया है, वहाँ पे डाउट सेशन स्पेशल जो है डाउट सेशन ही रखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन। नॉस्कॉम किसका संक्षिप्त रूप है? नॉस्कॉम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन दिया है नेशनल एजेंसी ऑफ सीक्रेट सर्विस कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ शेयर ऑफ सिक्योरिटी कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च कंपनी, और ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर नॉस्कॉम की बात करें तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो बीपीए है उसका उद्योग का व्यापार संघ है। नॉस्कॉम क्या है? जो भारत की जो आईटी कंपनी है और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो बीपीओ उद्योग का व्यापार संघ नॉस्कॉम को बोला जाता है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी स्थापना जो है 1988 में की गई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की बात किया जाए न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो कार्यालय है जो कि क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग जगहों पर है, जैसे हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, ये सब जगहों पर दोस्तों इसका कार्यालय बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। 31 नंबर क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी अधिक है तो इन दो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन दिया है 225, 25, 125 और उपयुक्त में से कोई नहीं। दो धनात्मक संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव संख्या, और उसका क्या दिया हुआ है, गुणनफल 2500 दिया हुआ है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 4 गुनी अधिक है तो मान लेते हैं अगर पहली संख्या अगर x रही होगी तो दूसरी संख्या उससे 4 गुनी अधिक है, यानी कि कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है कितना बोला गया है 2500। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला गया है। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2500 अपॉन में 4x स्क्वायर बराबर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ से x को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में। और अंडर रूट में दोस्तों ये क्या है, इसको ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2। इसका जो वर्गमूल है 2 होगा और इसका वर्गमूल है 50। इसको काट देते हैं। x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 25।
यानी कि यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या दोस्तों क्या थी, दूसरी संख्या 4x थी। तो 4 × 25 मतलब कि 100। और क्वेश्चन ये पूछा है कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो 100 और प्लस 25 125 इज द राइट आंसर। इन संख्याओं का योग कितना होगा, 125 होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं अपना जो है पूरी अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आप सबों को बेहतर से बेहतर समझाने के लिए, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन दिया है विज्ञान एवं तकनीक, पत्रकारिता, साहित्य और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं तकनीक, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, तो इसमें दोस्तों 5 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शोध कर रहे भारतीय नागरिकों को, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और भारतीय मूल के लोगों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार के लिए न्यूनतम जो आयु है 45 वर्ष होना चाहिए। दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो प्रीमियर होने से पहले जब इसका टाइमिंग आप लोगों को दे दिया जाता है कि इतने बजे वीडियो प्रीमियर होगा, तो आप लोग दोस्तों में जल्दी से उसको शेयर कर दिया कीजिए और उसी टाइम पे, ठीक उसी टाइम पे आप लोग आ जाया कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि आप लोग हमारे साथ हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1920 रुपया है। दुकानदार 10% छूट देकर भी 8% लाभ कमाता है। यदि किसी भी प्रकार की छूट दी जाए तो दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। किसी भी प्रकार की छूट न दी जाए, यहाँ पे किसी भी प्रकार की छूट न दी जाए का मतलब बोल रहा है। चलिए देखते हैं अगला, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया जाए आप लोगों को इसका मैं मेथड बता चुका हूँ। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में पूछे कि इतना % छूट देने के बाद भी इतना % लाभ होता है, यानी कि क्वेश्चन में आप लोग को पूछे कि X% छूट देता है तो Y% लाभ होता है, या फिर क्वेश्चन में पूछे Y% छूट देता है तो X% लाभ होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आपका MP और CP का रेशियो डायरेक्ट निकल जाएगा। MP और CP का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकलेगा, 10% की छूट देता है तो 8% का लाभ होता है। 100 प्लस माइनस 10% की छूट देता है। इसमें दोस्तों 100 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट और 100 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, हमेशा तो जब छूट दिया जाएगा तो यहाँ पर माइनस ही होगा, माइनस छूट। आइए इसको फॉर्मूले पे हम लोग पुट करते हैं। MP कितना होगा, क्वेश्चन बोला है दुकानदार 10% की छूट देने पर 8% का लाभ कमाता है, तो 8% का लाभ कमाता है तो MP कितना होगा, 108 रुपया। और CP कितना होगा, छूट दिया जा रहा है 10% का, तो CP कितना होगा, 90। इसको काट देते हैं। इसको काटने पे क्या होगा, 3 से काटते हैं इसको 30 बार में और इसको 3 से काटते हैं 3 × 9 3 × 6 = 18। फिर से इसको काट देते हैं 12 और इसको काट देते हैं 3 × 10 = 30। दोस्तों और भी कटेगा और काट देते हैं 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10। ये आ गया 6:5। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये है अंकित मूल्य और ये है CP यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्रय मूल्य जो है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अंकित मूल्य 1920 रुपया है। 6 रुपया न होकर अंकित मूल्य कितना है, 1920 रुपया है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, इससे आप लोगों को बताना है कितना गुना ज़्यादा है। 6×3 = 18, 6×2 = 12 यानी 320 गुना ज़्यादा है। उसी तरह से जो क्रय मूल्य होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा, 320 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 0, 5 × 2 = 10 की 0 बचा 1, 5 × 15 = 1600 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। दोस्तों दुकानदार को लाभ या हानि % में बताना है, तो यहाँ पे देखते हैं इसका डिफरेंस कितना होता है इसका। अगर 1920 में से आप लोग 1600 माइनस करते हैं तो 320 इसका डिफरेंस होता है। और 320 डिफरेंस होता है कितने पे, % निकालने के लिए हमेशा CP पे % निकाला जाता है, 1600 पे। और % के लिए क्या करेंगे, % के लिए इसमें 100 लगा देंगे।
10 से 10 और 16 दूनी 32 यानी कि 20% का टोटल लाभ प्राप्त करेगा। 20% इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इतना तक क्लियर है। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? भारत के संविधान में किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन दिया है प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार वाले भाग में, नीति निर्देशात्मक तत्व और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नीति निर्देशात्मक तत्व। भारतीय संविधान का जो नीति निर्देशात्मक तत्व है उसमें इसका वर्णन किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संबंधित राज्यों के उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग बात करें तो भारत के संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 जो है DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्व शामिल होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। लास्ट जो है इसका नीति निर्देशक तत्व का, इसमें 51 में शांति और सुरक्षा का वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। किसने गांधी जी के बारे में निम्नलिखित पंक्ति कही थी? आने वाली पीढ़ी मुश्किल से विश्वास करेगी कि कोई उनके जैसा शरीरधारी व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। यह किसका कथन है दोस्तों? ऑप्शन दिया है बर्ट्रांड रूसेल, लियो टॉल्स्टॉय, अल्बर्ट आइंस्टीन और बर्नार्ड शो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बोला गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर 4 है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और अपना पूर्व ओर से यह राज्य मिजोरम और असम से घिरा हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने परास्त किया था? ऑप्शन दिया है इब्राहिम लोदी, बाबर, महमूद गजनवी, महमूद गजनी और महमूद गौरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महमूद गौरी। तराइन के युद्ध में थोड़ी सी जानकारी ले लें। तराइन का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। दोस्तों अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो एक बार सेशन को बहुत अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए कि मैं भी खुश हो जाऊं। चलिए 1192 ईस्वी में इसका जो युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने परास्त कर दिया था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान vs मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2013 में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल चैंपियनशिप के विजेता का नाम क्या है? जनवरी 2013 में जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो आयोजित किया गया था उसमें महिला एकल चैंपियनशिप विजेता का नाम बताना है। ऑप्शन दिया है सामथा स्टोसर, विक्टोरिया अजारेंका, सेरेना विलियम्स और मारिया शारापोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विक्टोरिया अजारेंका। विक्टोरिया अजारेंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। जैंतिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गारो खासी जैंतिया जिसे बोला जाता है। गारो खासी जैंतिया अलग अलग जनजातियां हैं और किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क देके लिख लीजिएगा। गारो खासी जैंतिया मेघालय राज्य में पाई जाती है। और मेघालय राज्य में कहाँ पे पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर राज्य जो है वहाँ पे मेघालय राज्य में पाई जाती है। मेघालय की राजधानी क्या हो जाती है दोस्तों? मेघालय की राजधानी शिलोंग हो जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किया जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन दिया है मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इसमें आप लोग इतना दोस्तों में शेयर कीजिए, कम से कम मुझे
इसमें 500 मुझे व्यूज़ चाहिए। 500 प्लस व्यूज़ आप लोग अगर पहुंचा देते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार सरप्राइज़ लेकर आऊँगा। अगर 500 व्यूज़ नहीं होते हैं तो सरप्राइज़ कैंसिल, और 500 व्यू हो जाते हैं तो आप लोगों को सरप्राइज़ ज़रूर मिलेगा। तो ऑप्शन दिया है मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद, दादा भाई नौरोजी और भीमराव अंबेडकर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लिबरल के रूप में वहाँ पे निर्वाचित किए गए थे 1892 ईस्वी में। जो डेट है 1892 ईस्वी में इन्हें निर्वाचित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है? लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिया है खार्टूम, अबूजा, किंशासा और अदीस अबाबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है किंशासा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांगो दोस्तों एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और जिसका कुछ भाग अंध महासागर में भी पड़ता है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार देश अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का 156वां सदस्य बनने वाला देश का नाम बताना है। विश्व व्यापार संगठन का 156वां सदस्य बनने वाला देश 2014 की बात कर रहा है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन दिया है ईरान, ताइवान, रूस और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड रूस। विश्व व्यापार संगठन जिसको दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से 22 अगस्त 2012 को रूस इसका 156वां सदस्य बनता है। और विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बनाया गया नियमों का क्रियान्वयन करता है, और इन सदस्य देशों के बीच होने वाले विवादों के समाधान हेतु सदैव तत्पर रहता है विश्व व्यापार संगठन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है ऑस्कर विजेता फिल्म लाइफ ऑफ पाई के काल्पनिक दुस्साहस कथा पर आधारित है। ऑप्शन है हेर्टा मुलर, मो यान, यान मार्टेल और विकास स्वरूप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यान मार्टेल, इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। सल्तनत काल में प्रयुक्त होने वाले पद पर फवाजील का क्या अर्थ होता है? जो सल्तनत काल में जो प्रयुक्त होता था उसमें फवाजील का मतलब क्या है? ऑप्शन दिया है किसानों से जबरन वसूली गई राशि, कलीनों को किया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले आवंटित राजस्व और इक़्तेदारों के द्वारा राजकोष के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त राशि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ऑप्शन दिया है हरिता कौल दयाल, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, किरण बेदी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत में पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई थी। और 1900 कब दोस्तों डेट याद रखिएगा, 1973 बैच की आईपीएस अधिकारी थी। 2004 में उत्तराखंड पुलिस का महानिदेशक बनाया गया था इनको, और 2007 में इनको सेवानिवृत्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, कहीं मत जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, लोकसभा के सभापति, भारत के राष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करती है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं। यदि संसद में दोस्तों यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, और इस निर्णय को न्यायालय या सदन का राष्ट्रपति कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकता, ध्यान में रखिएगा।
और जब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो यह विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिख दिया जाता है, जिससे इसे राष्ट्रपति भी अस्वीकार नहीं कर सकते और इसको पारित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन, किस देवता की पूजा वर्कारिस करते हैं? किस देवता की पूजा वर्कारिस करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान विट्ठल की पूजा वर्कारिस करते हैं, भगवान विट्ठल की पूजा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए पढ़ाने में मन नहीं लगता है। अगर जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही फुल मोटिवेशन के साथ मैं आप सबको बहुत अच्छे कंटेंट दे सकूंगा। अगर आप लोग शेयर ही नहीं करेंगे तो किसके लिए मैं पढ़ाऊं? तो इसीलिए मैं आप लोग को नहीं पढ़ाता हूं। आप लोग शेयर कर दीजिए, एक बार आप लोग कम से कम 500 प्लस आप लोग पहुंचा दीजिए। उसके बाद में देखिए आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। 48 नंबर क्वेश्चन है, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब इस व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के वेग के बराबर हो। वर्ग है दोस्तों, वर्ग के बराबर हो तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन दिया है 64, 49, 36। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे इसको बनाया जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति की आयु जो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो मान लिया जाए कि पुत्र की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु अगर हम लोग x रखते हैं तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? व्यक्ति की आयु हो जाएगी 7 गुनी, यानी कि 7x। ये बात हो रहा है 1 वर्ष पहले की, और 1 वर्ष पहले की बात हो रहा है तो वर्तमान आयु इनकी कितनी हो जाएगी? इसका हो जाएगा x+1 और इसका भी हो जाएगा x+1, यानी कि x+1 एक इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु पता चल जाएगा। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि इस व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? वो x+1 है, इसके वर्ग के बराबर है व्यक्ति की वर्तमान आयु। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये है दोस्तों a+b का होल स्क्वायर, और आप सभी को पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b² = 7x + 1। जब हम लोग 7x और 1 को इधर लाते हैं, इस साइड में लाते हैं, तो इसमें यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा। x² हम लोग के क्या करते हैं, x² + 2x - 7x + 1 - 1 = 0 हो जाएगा। 1 से 1 ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पे क्या है x² - 5x। x² बराबर क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा x² बराबर, और x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 5। तो व्यक्ति की वर्तमान आयु बोल रहा है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे x बराबर 5 कैसे आया, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए x बराबर 5 कैसे आया। क्या है? x² बराबर 5x दिया हुआ है। x² को हम लोग x गुणे x लिख सकते हैं क्या? = 5x, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या किए हैं, x से x काट दिए हैं, तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 5। और पूछा है क्वेश्चन में व्यक्ति की वर्तमान आयु बतानी है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी थी? 7x + 1। इसको जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं तो कितना होगा? 36 ईयर, 36 साल व्यक्ति की वर्तमान आयु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया है 6 सितंबर, 24 दिसंबर, 4 अक्टूबर और 27 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 27 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में जो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन है उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसमें इसको शामिल क्यों किया गया था, तो इसका एक वजह है। इसमें शामिल इसलिए किया गया था कि इस तिथि को चयन का मुख्य जो कारण है,
क्या हुआ था? वर्ष 1970 में एक UNWTO के कानून को स्वीकार किया गया था। वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? अगर थीम की बात करें, वर्ष 2017 की थीम क्या था? तो वर्ष 2017 का थीम था सतत पर्यटन विकास के लिए एक उपकरण है। सतत पर्यटन विकास के लिए एक उपकरण है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? सबसे पहले किस मुस्लिम शासक आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और मोहम्मद बिन कासिम। इसका राइट आंसर जो है 4th नंबर ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों को बता दीजिए कि क्लास चालू हो गई है, रेगुलर क्लास, और वो भी बिल्कुल फ्री। और फ्री नहीं है दोस्तों, इसका मैं आप लोगों से एक तो फ़ी ज़रूर लूँगा, और फ़ी ये है कि आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए। कम से कम एक स्टूडेंट 10 बच्चों को, एक स्टूडेंट के पास तो 10 तो कम से कम फ्रेंड तो होंगे ही होंगे, 10 फ्रेंड तो ज़रूर होंगे एक स्टूडेंट के पास। तो अपने 10 फ्रेंड से बोलिए और सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।